भारत सरकार के द्वारा अभी जो क्रिमिनल लॉज हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए। तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम कुछ बेसिक जानकारी को समझ लें। क्रिमिनल लॉ यानी सबसे पहले हम बात करें कि कानून क्या है। तो जो मॉडर्न स्टेट्स होते हैं वहां पर पॉजिटिव लॉ की परंपरा है। पॉजिटिव लॉ का मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्षवाद, यानी कि वो कानून जो कोडिफाइड हो, लिखा हो और हम उसे देख सकें। तो और क्या तरीके हो सकते हैं कानून के? रिलीजियस लॉज हो सकते हैं, नेचुरल लॉज हो सकते हैं, लेकिन इन मॉडर्न स्टेट्स पॉजिटिव लॉ का ट्रेडिशन होता है। और पॉलिटिकल थियोरी में पॉजिटिव लॉ का जो सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसफर माना जाएगा वो माना जाएगा हॉब्स। और हॉब्स ने लॉ की क्या डेफिनेशन दी? हॉब्स ने बताया लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन। और ऐसा क्यों बताया? क्योंकि जो मेडिवल टाइम्स में, या हम कह सकते हैं कि जो रिलीजियस लॉज या जो नेचुरल लॉज का एक ट्रेडिशन था जो एंशियंट टाइम में था, उसको काफी हम कह सकते हैं कि वो बहुत कंफ्यूजिंग है और वेग है। तो मॉडर्न स्टेट होने के नाते, परंपरा होने के नाते, जब भी हम लॉ की बात करते हैं तो प्राइमरीली स्टेट मेड लॉ की बात करते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि क्रिमिनल लॉ क्या है, यानी कि हम उसको कैसे समझें। तो क्राइम क्या है और क्राइम को कैसे डिफाइन किया जाता है? देखिए, क्रिमिनल लॉ जो है वो पब्लिक लॉ का हिस्सा माना जाता है। और क्रिमिनल लॉ में भले हम व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हैं, पर राज्य भी उसका एक पार्टी होता है। रीजन ये होता है कि क्रिमिनल लॉ यानी ऐसी एक्टिविटीज जिनका प्रभाव एक व्यापक समाज पर पड़ेगा और दो निजी इंडिविजुअल्स तक ही उसका प्रभाव लिमिटेड नहीं होता। हालांकि क्योंकि मॉडर्न स्टेट में स्टेट बताता है कि कानून क्या है, तो स्टेट ही बताएगा कि स्टेट की नजर में क्राइम क्या है। यानी कि क्रिमिनल लॉ को डिफाइन करने का जो आधार है वो स्टेट है। स्टेट डिफाइन करता है कि स्टेट की नजरों में एक क्राइम क्या रहेगा। इसीलिए कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि क्राइम इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट एंड ऑफन मेजॉरिटेरियन इन नेचर। शायद आपने फूको का नाम सुना होगा। यदि हम फूको जैसे विचारकों की बात करें तो वो क्राइम के जो डेफिनेशन को बहुत ही प्योरली रैशनल नहीं मानेंगे, वो आइडियोलॉजिकल मानेंगे। फिलहाल अभी हमारा इससे कोई खास संबंध नहीं है। तो आप देखते हैं कि जो इंडियन क्रिमिनल लॉ सिस्टम है उसमें किए गए हैं बदलाव। तो बदलाव जो हैं वो आवश्यक होते हैं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां बदल जाती हैं, नए नए क्राइम्स आ जाते हैं। और जैसे जो आईपीसी है उसमें बहुत सारे बदलाव जुडिशरी के द्वारा इंटरप्रिटेशन करके, रीडिंग डाउन करके भी किए गए, जैसे सेक्शन 377। पर ये क्या है? ये बहुत अ, एक डिस्पर्स सा कार्य है। और आवश्यकता थी कि इन सब चीजों को एक आकार दिया जाए जिससे कि जो इस क्षेत्र से संबंधित लोग हैं, जो कानूनों के साथ कार्य कर रहे हैं या जो नागरिक भी हैं, उन्हें भी इसके बारे में प्रॉपर जानकारी हो। अब क्रिमिनल लॉ चूंकि सजा से उसका संबंध है, कंपनसेशन से उसका संबंध है, तो क्रिमिनल लॉज की जो बेस्ट क्वालिटी मानी जाएगी कि वो होने चाहिए कोडिफाइड लॉ, जिससे कि चीजें ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट हो। तथा क्रिमिनल लॉ में एक सर्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर हम देखें फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21, और अगर हम देखें कि उसमें क्या शब्द लिखा हुआ है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी जो भी आप क्राइम को आप डिफाइन कर रहे हैं तो वो सब कैसा होना चाहिए? कानून के द्वारा पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से वो डिफाइंड होना चाहिए। अब आपने सुना होगा कि वर्तमान में
3 कानून लाए गए। पहला भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी का नया स्वरूप है। दूसरा आपने देखा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो सीआरपीसी का नया स्वरूप है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट का नया स्वरूप क्या है। तो अब ये तीनों कानून एक साथ क्यों बदले जा रहे हैं, इनके बीच में क्या संबंध है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि कानूनों को हम दो श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ मतलब जो एसेंस बताए, जो कानून का तात्पर्य बताए। तो सब्सटेंटिव लॉ जैसे आईपीसी और अभी जो कानून है न्याय संहिता, इसे हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। तो सब्सटेंटिव लॉ मतलब वो बताता है कि क्राइम किसे कहा जाएगा, किस एक्शन को हम क्राइम के फॉर्म में डिफाइन करेंगे, क्राइम किसे कहा जाएगा। ये सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट हो गया। ठीक है, मतलब लॉ को डिफाइन करना, सब्सटेंस को डिफाइन करना। तो ये हो गया क्रिमिनल लॉ। अब जब क्रिमिनल लॉ का तात्विक पक्ष या सब्सटेंटिव पार्ट, अब हमने लॉ डिफाइन कर लिया, तो अब हमको लॉ को कैसे इंप्लीमेंट करना है, लॉ को कैसे एक्शन में लाना है। क्योंकि लॉ जब डिफाइन हो गया तो हमें चाहिए कुछ प्रोसीजर्स कि एक लॉ के अंतर्गत प्रक्रिया कैसे चलेगी। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रोसीजरल लॉ। तो आईपीसी का एक एसेंशियल कंपोनेंट क्या था, सीआरपीसी। तो अब क्या हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम या संहिता। तो सब्सटैंटिव लॉ होगा जो अपने आप में अस्तित्व में होगा। लेकिन यदि सब्सटैंटिव लॉ बदलता है और उसकी फिलॉसफी बदलती है, तो अपने आप में ही जो प्रोसीजरल लॉ है वो बदलेगा। यानी कि वो विधियां, वो तरीके जिसके अंतर्गत प्रोसिक्यूशन किया जाएगा राज्य के द्वारा। तो सेकेंड पार्ट ये है कि जब भारतीय न्याय संहिता आएगी यानी आईपीसी बदलेगा, तो दूसरी चीज यानी कि जो प्रोसीजरल लॉ है सीआरपीसी वो भी बदलेगा और वो एक नया रूप लेगा। अब अगर हम इंडियन एविडेंस या साक्ष्य अधिनियम की बात करें, तो वो भी प्रोसीजरल पार्ट है और वो ये बताता है कि कानून को जब या क्राइम को हम जब स्थापित कर रहे हैं, तो क्या तरीका होगा कि हम साक्ष्य कैसे स्थापित करें, क्या तरीका होगा उसका, कि साक्ष्य कैसे हम ढूंढें, किसे साक्ष्य माना जाएगा। तो उसे भी आप प्रोसीजरल लॉ के अंतर्गत रखेंगे। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा कि ये तीनों टर्म्स का क्या मतलब है और क्रिमिनल लॉ में मॉडर्न स्टेट में कोडिफाइड होना, सर्टेन होना काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप हमेशा देखेंगे कि जो क्रिमिनल लॉ है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लगाया जाता है, वो हमेशा जो स्पेसिफिकली क्रिमिनल लॉ है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि राज्य की दृष्टि में ये जो गतिविधियां हैं ये क्राइम है और इन गतिविधियों के करने के लिए के अपने परिणाम हो सकते हैं और हमारा प्रोसिक्यूशन हो सकता है। धन्यवाद।